हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 को देखेंगे। तो पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट डायग्राम वगैरह को अच्छे से क्लियर किया था। तो आज पार्ट 2 का आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी का है, ओम्स लॉ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इस चैप्टर में या फिजिक्स के टॉपिक में जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट जो डिस्कवरी किया गया है वो एम्पियर के द्वारा किया गया, साइंटिस्ट ने। कुलाम्स लॉ जो बोला गया वो कुलम साइंटिस्ट के, मतलब जिन जिन साइंटिस्ट के द्वारा जिस चीज़ की डिस्कवरी की जाती थी उसका ऐसा यूनिट वगैरह वो अपने नाम पे रखते थे या उस लॉ को अपने नाम पे रखते थे। तो हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ आपका साइमन ओम के द्वारा, ये एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है, इनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब समझते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका एक पोटेंशियल होता है और उस पोटेंशियल के कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट होती है, आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। आप यहाँ पे कोई लोड लगा दो, बल्ब वगैरह लगा दो, आपका ये सर्किट बन जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रही है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रही है। क्लियर? तो इन ओम साइमन ओम के द्वारा ये बताया गया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाए, तो आपका क्या होगा, क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट को बढ़ाने से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है उस तरह से करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा, ये भी घटेगा। ठीक है, तब अब ये जब ये टॉपिक आ गया तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट वर्ड यूज किया गया वो यूज किया गया आर। तो v इज इक्वल टू मेरा हो गया आर, ये कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मैथ्स में देखते हैं 6 को लिखना है तो इसका एक फैक्टर है ना 3 के लिख सकते हैं। यार और अच्छे से समझिए, अगर हमको 6 को 12 को लिखना है तो 3 के लिख सकते हैं, जहां के आपका एक कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो उसी बेसिस पे v इज इक्वल टू आपका आई आर हो गया, और जिस r को ये आपका कांस्टेंट हो गया जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्लियर? अब ये r कांस्टेंट है, क्या हमेशा कांस्टेंट है? नहीं, ये r आपका कांस्टेंट कब है? जब आपका v चेंज कर रहा है, i चेंज कर रहा है। मतलब टेम्परेचर पे ये वेरिएबल हो सकता है, कंडक्टर पे वेरिएबल हो सकता है, वगैरह वगैरह। क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे वेरिएबल चेंज कर सकता है। बस सेम कब रहेगा? जब करंट और पोटेंशियल वगैरह चेंज कर रहे हैं तब आपका आर कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर? अब हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस क्या आते हैं, इससे रिलेटेड आपके ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया, अब बात आता है कि v इज इक्वल टू आई आर। हम ग्राफ बना क्या रहे हैं? चाहे आप वी आई का ग्राफ बना लो, वी आई का ग्राफ का मतलब हुआ क्या? v आपका x एक्सिस है, i आपका y एक्सिस है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका x है तो ये आपका हो गया v पोटेंशियल, ये आपका y है तो ये हो गया i। तब इस ग्राफ को हम लोग वी आई ग्राफ कहेंगे। क्लियर? अब देखिए कोई भी ग्राफ का हम लोग स्लोप निकालने जानते हैं। स्लोप जो होता है, जैसे ये एक लाइन है, इसका हम लोग अगर स्लोप निकालना चाहे तो हम बोल सकते हैं y बाई एक्स। स्लोप का फॉर्मूला होता है मैथ्स में, देखे। अब y आपका क्या है? i है, और v x आपका क्या है? v है। तो हमें स्लोप निकालना क्या आया? i बाई v। और आपको समझना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि v बाई आई आपका ये इधर आ गया तो r होता है। तो i बाई v क्या हो जाएगा? ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। v बाई आई
रेजिस्टेंस आर, तो आई बाई वी हो जाएगा 1/r। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ। ठीक है, तो आपका हो गया क्या, इसका स्लोप 1/r। अगर आप बोल सकते थे आई वी ग्राफ लीजिएगा तो उसके इसमें स्लोप फिर से रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, कुछ कुछ सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जो ऐसे सब्सटेंस जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं उसको ओमिक सब्सटेंस कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको नॉन ओमिक कहते हैं। उसमें ज्यादा डिस्कस वगैरह करना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आर आपका एक कांस्टेंट था, अब उस आर को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा इसी पे आ जाता है, रेजिस्टेंस को। तो ओम्स लॉ के अंदर ही आर का डिस्कवरी हुआ, या आर को बताया गया। अब इस आर से हम लोग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस को क्लियर करते हैं। अब समझिए रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक ऑब्स्टेकल है। किसके लिए ऑब्स्टेकल है? जैसे ये आपका एक वायर है, इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्स्टेकल है। इस चार्जेस को फ्लो करने से जो रोकता है वो आपका रेजिस्टेंस हुआ, रुकावट। फ्लो ऑफ चार्जेस को जो रोकता है वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। सिंपल वे में समझिए, डिफिनेशन वगैरह बहुत सारे आपके मिल जाएंगे अच्छे से, इसी वीडियो के लिंक में आपका सारा नोट्स वगैरह प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि रेजिस्टेंस आपका एक ऑब्स्टेकल हो गया जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, तो जो रेजिस्ट, रोकना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट आता है कि रेजिस्टेंस में पढ़ना क्या है। रेजिस्टेंस में आपको, रेजिस्टेंस का मैंने बता भी दिया कि रेजिस्टेंस आपका ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सर्किट डायग्राम में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा ही यूनिट का बात करें तो हो जाता है, क्या होगा, ओम। क्योंकि ये ओम साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए ऐसा यूनिट का ओम हो गया, या फिर ऐसे बल्ब के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बल्ब नहीं, बस ऐसा ही शेप दिख रहा है। तो दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम कि V इज इक्वल टू आई आर था, तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो गया। अब मेरे पास आता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जगह यूज होगा। मेरे पास आता है क्या कि आप 1 ओम को डिफाइन कर दो, तब हम बोलेंगे क्या, ये तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। अब यहाँ पे हम लोग सर्किट वाला रेजिस्टेंस बना सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट is said to be 1 ohm if potential difference of 1 volt, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। क्लियर? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, फ्लोज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इन दैट अप्लायंसेस या इन दैट कंडक्टर इज नोन एज ऑफ 1 ओम। क्लियर? ये था आपका 1 ओम का डिफाइन। अब हम लोग और आगे देखते हैं, अब किस किस फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए लेंथ पे समझते हैं। किसका लेंथ? कंडक्टर का। कोई भी अप्लायंस या कोई भी कंडक्टर का लेंथ पे। दो वायर है आपके पास, एक वायर ये है सेम थिकनेस का, सेम आपका दूसरा वायर है। इस वायर में चार्जेस इतना तक ही है, रेजिस्टेंस है अपना, कुछ रोक रहा है करंट को, इस वायर में भी है। तो यहाँ पे आपका इतना ही सरफेस एरिया पे रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों एक ही चीज से बना है। इसमें पूरा इतना लेंथ पे है, रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इसका लेंथ कम है, इसका ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट आपके लेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर? रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा, या लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर? दूसरा फैक्टर
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ, देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सबका आपका सबके बारे में नोट्स आपका इस वीडियो के पीडीएफ के फॉर्म में लिंक दिया हुआ है। क्लियर? अभी समझते हैं। दूसरा आपका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या हुआ? कोई भी वायर है, उसका जो थिकनेस होता है, कोई भी वायर है, मान लीजिए ये वायर है, तो ये आपका जो पार्ट है ये सर्कुलर पार्ट है, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए आप, एक वायर सेम मटेरियल का है, मटेरियल में चेंज नहीं कर रहा हूं, दूसरा वायर आपका इस टाइप का है, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? दोनों का मटेरियल सेम है, तो कह सकते हैं कि इसमें भी ये फ्लो कर रहा है, इसमें भी ये फ्लो कर रहा है, लेकिन ये वाइड है, स्पेस ज्यादा है, इसमें इजीली फ्लो कर रहा है, इसमें स्पेस कम है, इजीली नहीं फ्लो कर रहा है। अगर चार्जेस को फ्लो को जो अपोज करता है वही तो रेजिस्टेंस होता है। जिसमें इजीली फ्लो कर रहा है उसमें करंट ज्यादा है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है, जिसमें नहीं कर पा रहा है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। क्लियर? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया से। एरिया बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि स्पेस ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड पे। थर्ड की अगर बात करें तो तीसरा आपका फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे डिफर करता है? टेम्परेचर को अगर समझिएगा तो कोई भी वायर है, अगर उस वायर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर का बढ़ना मतलब जो हम जैसा कि जानते हैं कि हम सराउंडिंग में भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन हो जाता है वो बढ़ जाता है, मतलब उनमें मूवमेंट आ जाते हैं। मतलब जितने भी चार्जेस यहाँ प्रेजेंट है वो सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे? वो सारे चार्जेस मोशन में आ जाएंगे रैपिड वे में, क्योंकि वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। एनर्जेटिक होने की वजह से वो मोशन में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है तब तो बढ़ना चाहिए था ना रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस घटना चाहिए था क्योंकि करंट इजीली फ्लो कर रहा है तब, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर का अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, मतलब करंट घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो रेस्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सारे चार्जेस आपके मोशन में आ जाते हैं, तो उस केस में ये क्राउड फॉर्म कर देता है। क्राउड होने की वजह से रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसके लिए? कोई भी कंडक्टर के लिए, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ये सब पता होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर मतलब जो इंसुलेट, जो कंडक्ट तो करता है इलेक्ट्रिसिटी लेकिन बहुत कम करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो बहुत कम होते हैं। मतलब इस केस में इनके पास जो चार्जेस होंगे बहुत कम होंगे। समझिए ऐसे, ये आपका सेमीकंडक्टर है, मतलब चार्जेस 2 4 है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बहुत सारे चार्जेस आपके रेस्ट से मोशन में आ गए। उस केस में इलेक्ट्रिक करंट इसका बढ़ गया, करंट बढ़ गया, क्राउड नहीं हुआ क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स थे, स्पेस ज्यादा था। करंट जैसे ही बढ़ा रेजिस्टेंस घट गया। ठीक है, और टेम्परेचर को हम क्या कर रहे थे? टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका घटता है। कब? जब वह सेमीकंडक्टर हो तब। क्लियर? ये था आपका तीसरा फैक्टर। नेक्स्ट, सबसे लास्ट फैक्टर आपका है क्वालिटी ऑफ कंडक्टर। यहां पे वायर बोल सकते हैं या कोई भी कंडक्टर बोल सकते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायर्स वगैरह जो होता है वो आयरन का भी होता है, कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है। फिर भी सिल्वर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, उसमें करंट अच्छे से फ्लो करते हैं।
जैसा कि मैंने बताया रेजिस्टेंस अपोज करता है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो सबसे कम आपका रेजिस्टेंस सिल्वर में होता है। आयरन का वायर बहुत खराब माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, या बोलिए उसमें इजीली करंट फ्लो नहीं कर सकते। तो बोल सकते हैं क्या कि क्वालिटी ऑफ वायर डिपेंड करता है, जैसा जैसे क्वालिटी आपका बढ़ेगा मतलब करंट फ्लो करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, अच्छा वायर कहलाएगा, उस केस में आपका रेजिस्टेंस घटेगा। सिंपल सा लॉजिक कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। तो अभी तक मैंने फैक्टर्स को पढ़ा। कितना फैक्टर्स आया? सबसे फर्स्ट आया लेंथ, ठीक है। अब मैं एक बार इसको अच्छे से रिकॉल करता हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के, और भी थे। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली था, कब? जब वह कंडक्टर हुआ करता था। रेजिस्टेंस इनवर्सली था जब वह सेमीकंडक्टर था, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता, कम था, जब आपका क्वालिटी बढ़ता। क्लियर? ये थे आपके सारे फैक्टर्स। देखिए मैं क्या किया, ये दोनों एक्सप्रेशन को R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। क्लियर? जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है हम उसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। मैंने किया R इज इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट है, मैं बताऊंगा इसको क्या कहते हैं। ये आपका हो गया रो, बोलने के टर्म में रो बोला जाता है इसको, RHO बोल सकते हैं। ये आपका कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बहुत सारे नेम इसके लिए होते हैं। ये आपका हो गया, मैंने क्या बोला, ये आपका कांस्टेंट है। क्या हमेशा कांस्टेंट होगा? ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। सारे मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा? नहीं। किसके लिए कांस्टेंट होगा? जब भी कोई एक्सप्रेशन में हम कोई वर्ड को कांस्टेंट बोलते हैं तो वो इस ये तीनों के लिए ये कांस्टेंट होगा। मतलब लेंथ बढ़ा लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर लो, रेजिस्टेंस बदल लो, आपका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट नहीं बदलेगा। क्लियर? ठीक है। तो जैसे मैंने देखा था V इज इक्वल टू आई आर आया था, तो मैंने रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया था। अब R इज इक्वल टू रो एल वाई ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये रो को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। उससे पहले मैं बता दूं कि इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। R इज इक्वल टू रो एल वाई ए, आपको दो रेखा रहता है, तीसरा निकालने को कहता है, ठीक है। इस तरह से अब मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। क्लियर? अब देखिए रेजिस्टिविटी को मैंने बोला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मेरे पास फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आपको रेजिस्टिविटी बताना है ना, वो क्या होता है। आप क्या करो, रेजिस्टिविटी को रहने दो, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ। मैंने ए को उधर ले गया, आर ए, एल को नीचे ले आया, बाकी जो बचा वो हो गया रो। क्लियर? पी से थोड़ा टेढ़ा होता है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला क्या कि रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि रेजिस्टिविटी आपका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कैसे? जब हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 ले ले, मतलब अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कोई वायर है उसका एरिया मान लीजिए 1 यूनिट कुछ आया, 1 यूनिट ले ले। लेंथ ऑफ वायर वो भी आपका कुछ 1 यूनिट ले ले, तो क्या होगा, पुट कीजिए इसमें, रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू 1 बाई 1, मतलब रो इज इक्वल टू R आ गया। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस, रो इज द resistivity is the specific resistance when a conductor of length 1 unit and area of cross section of 1 unit square. क्लियर? मैंने क्या बोला,
जब इसको भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, तो वो स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए जिसका 1 दोनों है यूनिट में, ठीक है, तो उसके लिए रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी। क्लियर। अब बात आता है कि इसका यूनिट बताइए। इसका यूनिट की अगर बात करेंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, लेंथ का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर वगैरह, लेंथ का यूनिट मीटर, सॉरी यहाँ पे ए है तो ये एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, आपका हो गया ओम इंटू मीटर। ये आपका रेजिस्टिविटी का हो गया। रेजिस्टिविटी कोई भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी कोई भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब वायर चेंज हुआ तो उसका रेजिस्टिविटी बदल जाएगा, साथ ही साथ वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर। अब देखिए मैं बताया जब ये दोनों पे डिपेंड करता है, ये एक बात समझिए, रेजिस्टिविटी भी एक तरह से रेजिस्टेंस हुआ ना। अगर किसी कोई भी मटेरियल कोई भी वायर में रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसका करंट का फ्लो क्या कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी आपका एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। अब देखिए क्या रेजिस्टिविटी अगर हम बोल दिए, एक थोड़ा सा टर्म आता है, कोई खास इसका नहीं है। रेजिस्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंडक्टिविटी का भी मतलब हम कंडक्टर से कंपेयर कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को आप कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर रहा है, जितना कंडक्टिविटी बढ़ेगा रेजिस्टिविटी घटेगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग रेजिस्टिविटी को एक अरेंज करते हैं, किसमें मेटल्स, एलॉय और नॉन मेटल्स में। जैसा कि हम लोग को मालूम है मेटल्स बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट किया जाता है, तो इसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा। उससे कम, उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी एलॉय का, उससे ज्यादा नॉन मेटल का। मतलब रेजिस्टिविटी आपका सबसे ज्यादा नॉन मेटल्स में होगा, इसीलिए हम लोग इसको इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। रुकावट, करंट को फ्लो करने से रोकना, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं कि कंडक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी मेटल्स में होगा, सबसे अच्छा कंडक्टर मेटल्स होगा। उसके बाद एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय 2 या 2 से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल मिलकर एक जो सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम लोग एलॉय कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे एक टॉपिक को देखते हैं, यूजेस ऑफ सम मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स वगैरह का यूज इलेक्ट्रिसिटी में क्या, ठीक है। सबसे फर्स्ट कनेक्टिंग वायर्स। जैसा कि हम लोग को मालूम है हम लोग के घर में जो वायर्स वगैरह यूज होता है वो जनरली एल्यूमिनियम, कॉपर का होता है। एक सस्ता वाला वायर भी होता है जो आयरन का यूज होता है, लेकिन हम लोग प्रीफर एल्यूमिनियम और कॉपर को कहते हैं। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर हम इसको साइंस के मीनिंग से बोले तो इसका रेजिस्टिविटी कम होता है, रेजिस्टिविटी मिनिमम, बहुत कम होता है, और कंडक्टिविटी की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। इसी की वजह से हम लोग का कनेक्टिंग वायर्स एल्युमिनियम और कॉपर का होता है, ये तो सबको मालूम था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टंगस्टन। टंगस्टन आपका एक मटेरियल है, ठीक है, जो आपका बल्ब में यूज होता है। ठीक है, ये बल्ब है आपका, बल्ब में ये जो आपका फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन, टंगस्टन एक मेटल है, ठीक है। टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब 3080 डिग्री सेल्सियस, सोच लीजिए बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। बिकॉज ऑफ दिस
it can hold large amount of current easily. So that's why we use tungsten, ठीक है, in place of filaments. Clear? Next, sorry, in filaments, filament में हम टंगस्टन मेटल का यूज करते हैं. नेक्स्ट अगर टर्म की बात करें हम, तो इंसुलेटर, जो कि सब कोई को मालूम है, इंसुलेटर वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ, रबर वगैरह का, वायर वगैरह में, ताकि हम लोग को शॉक को प्रिवेंट करें, टू प्रिवेंट शॉक, इलेक्ट्रिक करंट से बचाने के लिए. मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक करंट अच्छा नहीं होता है, फ्लो कराता है, रेजिस्टिविटी बहुत मैक्सिमम होता है, ठीक है, जो नॉन मेटल्स वगैरह में होते हैं. प्लास्टिक भी आपका इंसुलेटर हो गया. नेक्स्ट एंड लास्ट अगर बात करें हम, एक फोर्थ वन नाइक्रोम वायर की, ठीक है, फोर्थ आपका नाइक्रोम वायर की. ये आपका एक एलॉय है. जैसा कि मैंने बताया था, एलॉय का कंडक्टिविटी मेटल से कम होता है, लेकिन नॉन मेटल से ज्यादा होता है. नाइक्रोम किससे किससे बना हुआ होता है? निकल से बना होता है. क्रोम वर्ड क्रोमियम से बना होता है. ये सब याद करने का तरीका है, ठीक है. क्रोमियम, साथ ही साथ ये आयरन से भी बना होता है, मिला हुआ होता है, और मैंगनीज. ये सारे मेटल एंड नॉन मेटल से आपका निकेल बना होता है. क्लियर? अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है. इसका भी यूज, आपका नाइक्रोम वायर का भी यूज आपके हीटिंग एलिमेंट्स में होते हैं, जैसे आयरन, हीटर, ये सब में हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, शायद 1500 या 1500 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है. तो इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, हीटर वगैरह में यूज़ करते हैं, जो कंडक्टिविटी अच्छे से नहीं. एक सेकंड से और जगह से बोल सकते हैं कि इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ. एक तरह से कंडक्टिंग नेचर को कम करने के लिए हम लोग ये सारे मेटल नॉन मेटल का यूज करते हैं, एलिमेंट्स का यूज करते हैं नाइक्रोम वायर को बनाने में. ये था आज का आपका टॉपिक. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. बस एक लास्ट टॉपिक आपका पार्ट 3 में आएगा, रेजिस्टेंस फॉर इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ जूल्स इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वगैरह का टॉपिक क्लियर करेंगे. साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वगैरह भी देखेंगे. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. इस सारे नोट्स आपके पीडीएफ के फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले लीजिएगा. ठीक है.